अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अदबी इस्तिलाहात। यानी इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आपके सामने लाए जाएंगे जो अदब में बराबर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनका मतलब नहीं समझते। यही सब आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आफाकियत क्या है? किसी अदबी तख्लीक का वो वस्फ कि वो सिर्फ एक मखसूस दौर, इलाके या तबके तक महदूद ना रहे, बल्कि हर ज़माने में, हर माशरे और हर इंसान के लिए मानी खेज और काबिल कबूल हो, ये आफाकियत कहलाता है। आफाकियत रखने वाला अदब आलमगीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर गालिब की गज़लें, इकबाल का बांगे दरा या शेक्सपियर के ड्रामे आफाकियत रखते हैं। यहाँ आपने जान लिया आफाकियत क्या है। यानी किसी ने कुछ लिखा 200 साल पहले लिखा, लेकिन आज उसकी मकबूलियत वही है जो 200 साल पहले थी। ये आफाकियत में है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें रद्द हो जाती हैं। तो यहाँ पर आफाकियत में ये कहा गया है जो वक्त के साथ साथ कबूल होता रहे, वही यानी हर ज़माने, हर मुआशरे और हर इंसान के लिए मानी खेज हो। हर समाज में उसका इस्तेमाल हो रहा है और हर ज़माने में उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसे ही आफाकियत कहते हैं। असलूब, तरीका कहते हैं, मानी तो वही होगा ना। मुसन्निफ या शायर के ख्यालात के इजहार का मखसूस, मुनफरिद और पहचान बनने वाला अंदाज उसलूब कहलाता है। यानी सब शायर या सब कलमकार जो है, उनके लिखने का अंदाज अलग अलग है, वही अंदाज तो उसलूब है। बशीर बद्र ने कहा था, वो मेरी गज़लों का उसलूब समझते होंगे, प्यार कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। तो उसलूब यानी मुसन्निफ या शायर के ख्यालात के इजहार का मखसूस अंदाज, जिससे पहचान हो कि ये लिखने वाला कौन है। तो जब पहचान हो जाए तो यही है कि ये लिखने वाले फलां हैं, ये फलां का उसलूब है, फलां का तरीका है, फलां का अंदाज है, इसमें फलां की मतलब फलां की झलक मिलती है, इस तहरीर में फलां की झलक मिलती है। तो ये उसलूब है, यानी तरीका है। इजाज, कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम, गहराई और तासीर पैदा करना इजाज कहलाता है। यह अदब की आला तरीन खूबियों में से एक है। कुरान मजीद में इजाज को मोजज़ा करार दिया गया है। गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यानी एक लंबी फ़लसफ़ियाना बहस को इन्होंने 2 मिसरों में समेट दिया है। यही इजाज़ है। किसी ख्याल या मज़मून को मुख्तसर, जामे और वाज़ेह अंदाज में बयान करना इजमाल कहलाता है। और आपने ऊपर भी देखा कि इजाज़ में भी वही है। तो आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो इजाज़ से ये अलग है। इजाज़ में अल्फाज कम होते हैं और मानी ज़्यादा, जबकि इजमाल में बात को खुलासे के तौर पर पेश किया जाता है। यानी इजाज़ में क्या होते हैं? अल्फाज कम होते हैं, मानी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इजमाल में क्या होता है कि इसमें उसका जो खुलासा पेश किया जाता है, एहसास, अदब के मुताले से पैदा होने वाली वो क़ल्बी कैफ़ियत, जज़्बाती असर, ज़हनी और रूहानी तासुर जो क़ारी के अंदर पैदा होता है, एहसास कहलाता है। ये अदब की सबसे अहम कारकर्दगी है। अगर कोई शेर या कहानी पढ़कर दिल में कोई ख़ास कैफ़ियत, गम, खुशी, हैरत, बेचैनी, सुकून पैदा ना हो, तो वो अदब बेएहसास कहलाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले के जो मुशायरे हुआ करते थे, उस मुशायरे में जब शायर कोई कलाम कहता था, तो सुनने वालों पर एक अलग तरह का असर होता था। बहुत सारे लोग नाचने लगते थे, आज भी ऐसा होता है कहीं-कहीं। तो उसमें एहसास है, कोई कुछ पढ़ रहा है, उससे मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही है, मेरे जज़्बात पर उसका कोई कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो उसमें कह सकते हैं लोग कि इसमें एहसास नहीं है। उसके बाद है अदब लतीफ़। अदब लतीफ़ किसे कहते हैं? वो अदब जो जमालियाती हुस्न, लताफ़त बयान, तख़य्युल की बुलंदी, जज़्बात की नफ़ीस तर्जुमानी और फ़नकाराना कमाल पर मुश्तमिल हो, अदब लतीफ़ है। इसके बरअक्स अदब सक़ील वो होता है जो ज़्यादातर अखलाक़ी, समाजी या तालीमी मक़ासिद के लिए लिखा जाए। ग़ज़ल, नज़्म, अफ़साना, नावल की फ़नकाराना शक्ल और ख़ूबसूरत इंशा अदब लतीफ़ की मिसाल हैं। अब ये देखिए, अदब लतीफ़ और अदब सक़ील,
دونوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، ادب لطیف اور ادب ثقیل۔ لطیف یعنی ہلکا، ثقیل یعنی بھاری۔ تو ادب لطیف کیا ہے؟ جس کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو، جس میں بہت زیادہ مطلب گہرائی کی باتیں نہیں ہو، یعنی بہت زیادہ سنجیدگی نہیں ہو، باتیں بہت گہری ہو سکتی ہیں لیکن سنجیدگی بہت زیادہ نہیں ہو، تو وہ ہلکا، مطلب اس کو ادب کیا کہتے ہیں، لطیف کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر طبیعت میں خوشی ہو، یعنی طبیعت کو سکون ملے۔ اور ادب دوسرا جو ہے ادب ثقیل، یہ بہت بھاری، بہت سنجیدہ ہے، جیسے اخلاقی، سماجی یا تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا جائے۔ آپ کی کتاب جو پڑھتے ہیں، جیسے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ بچہ اپنے کلاس کی کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ، مان لیے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ ادب ثقیل ہے۔ اور وہی بچہ مطلب وہاں سے تھک جاتا ہے، ذہن اس کا تھک جاتا ہے، اور وہ کوئی رسالہ اٹھا لیتا ہے بچوں کا، اور وہ اس میں ایک کہانی پڑھنے لگتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ادب لطیف۔ اشتقاق، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے نکلنا یا الفاظ کے باہمی لسانی تعلق کو اشتقاق کہتے ہیں۔ اردو میں بہت سارے الفاظ عربی، فارسی، ترکی اور بہت سارے علاقوں سے آئی ہیں، سنسکرت وغیرہ سے بھی، جیسے علم سے عالم، عالمہ، علمی، عالمانہ وغیرہ، دل سے دلدار، دل نواز، دلی، دلبر وغیرہ، یہ اشتقاق میں آتا ہے۔ یعنی بہت سے الفاظ، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے نکلنا یا الفاظ کے باہمی لسانی تعلق ہو، جیسے دل دیا دلدار کو، یہاں اشتقاق ہے، دل اور دلدار بھی دل سے بنا ہوا ہے۔ ادب برائے ادب، یہ آخری ہے۔ وہ ادبی نظریہ جس کے مطابق ادب کا مقصد صرف فنکارانہ حسن، جمال، تخیل کی بازیگری اور فنی لذت پیدا کرنا ہے، اسے اخلاقی، سماجی یا سیاسی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، تو یہ ادب برائے ادب ہے۔ یہ نظریہ آرٹ فار آرٹ سیک کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے حامی کہتے ہیں کہ ادب کو آزاد ہونا چاہیے، جبکہ مخالف خاص طور پر ترقی پسند اسے فن برائے فن کہتے ہیں، یعنی ادب برائے زندگی۔ دو ادب ہے، ادب برائے ادب، اس کو دونوں کو جان لے۔ ادب برائے ادب ہے جس میں کہا گیا کہ ادب کو ادب تک ہی محدود رکھا جائے، اس میں صنعتوں کا استعمال ہو، اس کو خوبصورتی سے پیش کیا جائے، تو یہ ادب برائے ادب ہے۔ لیکن اگر اسی ادب میں ہم انسانی مسائل کو شامل کرتے ہیں، ہم موجودہ دور کے مسائل کو شامل کرتے ہیں، انسانی کمزوریوں کو شامل کرتے ہیں، مجبوریوں کو شامل کرتے ہیں، تو یہ ادب برائے زندگی کہلائے گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔